हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। मोल कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी की इम्पोर्टेंस है। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड किसी वजह से डिफेक्टेड हो जाए, इसमें कोई बीमारी हो जाए, तो हम लोग ना ही ठीक से चल सकते हैं, ना ही ठीक से खड़े हो सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, इवनली हम लोग ठीक से लेट भी नहीं सकते। तो अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक ना हो तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम लोग समझने क्या जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। जो टर्म है मोल, ये मोल टर्म का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है हीप। और हीप का मतलब क्या है, ढेर। हमने कोई ढेर बनाए और उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया, वो क्या हो गया, मोल हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो टर्म मोल है ये इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? ये डजन के इक्विवेलेंट है, दर्जन के इक्विवेलेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है, 12। एक दर्जन में कितने नंबर होता है, 12। अगर हमसे कोई कहे कि जा करके 1 दर्जन केले लेकर के आओ, तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा 12 केले लेकर के ही आते हैं। ना 13 लाते हैं और ना ही हम लोग 11 लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 डजन का मतलब कितना होता है, 12। अगर हमसे कहा जाए 1 डजन पेन लेकर के आओ, तो हम कितने लेकर के आएंगे, 12। अगर हमसे कहा जाए कि 1 डजन पेंसिल लेकर के आओ, तो हम कितनी लेकर के आएंगे, 12। अगर हमसे कहा जाए कि 1 डजन नोटबुक लेकर के आओ, तो हम कितनी लेकर के आएंगे, 12। जैसे 1 डजन का मीनिंग 12 है, वैसे ही अपनी साइंस में 1 मोल का मीनिंग क्या है, 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल मीन्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। साइंस में जब कभी भी कोई चीज़ कितनी हो, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। और इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। A का मतलब इसमें क्या है, एवोगैड्रो, और N का मतलब इसमें क्या है, नंबर। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। जब कभी भी हम कोई भी चीज 1 मोल लेंगे तो ये हमेशा कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होगी। हमने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कितने होंगे इसमें, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 1 मोल प्रोटॉन ले तो कितने हो जाएंगे बेटे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन ही हो जाएंगे। 1 मोल एटम ले तो कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हो जाएंगे। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल लें तो कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। 1 मोल आयन लें तो कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन हो जाएंगे। 1 मोल रेडिकल लें तो कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 रेडिकल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम कुछ भी कितना लें, 1 मोल लें तो हमेशा कितना होगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एलिमेंट लिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले एलिमेंट की। हमें पता है एलिमेंट किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। हमने 1 मोल सोडियम लिया, तो सोडियम क्या है, इसमें एलिमेंट है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि 1 मोल का मतलब क्या है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हो गया, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होने वाले हैं। हम जब कभी भी कोई एलिमेंट लें, कितना लें, 1 मोल लें, तो हमेशा उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। अगर हम कोई कंपाउंड ले लें,
हमें पता है कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने 1 मोल CO2 लिया तो CO2 का क्या है, मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम कोई आयन ले लें, फॉर आयन और रेडिकल, आयन लें या रेडिकल लें, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने 1 मोल CO3 नेगेटिव ले लिया तो ये CO3 नेगेटिव क्या है, रेडिकल है। तो कितने उसके अंदर रेडिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 रेडिकल्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ भी 1 मोल लें तो हमेशा कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 ही होगा। एलिमेंट के केस में कितना हो, क्या होगा, एटम होगा। कंपाउंड में क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। आयन में क्या होगा, आयन होगा। रेडिकल में क्या होगा, रेडिकल होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक और बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे भी हम एग्जांपल्स ले रहे थे, मान लो हमने कहा कि हमने 1 डजन पेंसिल ली है, तो कितनी पेंसिल होंगी इसमें, 12। अगर हमने 1 डजन नोटबुक ली है तो कितनी नोटबुक होंगी इसमें, 12। अगर हमने 1 डजन बनाना लिए तो कितने इसमें बनाना होंगे, 12। हम क्या देख रहे हैं, सभी का नंबर क्या है, सेम है, लेकिन सभी का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। 12 पेंसिल का मास कुछ और होगा, 12 नोटबुक का मास कुछ और होगा, 12 बनाना का मास कुछ और होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कोई एलिमेंट लें 1 मोल तो एटम कितने होंगे इसके अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23। कंपाउंड लें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। आयन या रेडिकल लें तो रेडिकल कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। तीनों केसेस में नंबर क्या है, सेम है, 6.02 इंटू 10⁻23 ही है, लेकिन जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा मास, कैसे डिफरेंट होगा, जैसे वहां पर डिफरेंट था, 12 पेंसिल का मास कुछ और है, 12 नोटबुक का मास कुछ और है, 12 बनाना का मास कुछ और है, बिल्कुल वैसे यहां पर क्या होगा, जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। एलिमेंट के केस में हमेशा हम क्या याद रखेंगे, एलिमेंट के केस में जो मास होगा 1 मोल का हमेशा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर। 1 मोल एलिमेंट का मास हमेशा कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे हम सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। अगर हम 1 मोल सोडियम लें तो इसमें एटम कितने होने वाले हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, और मास कितना होगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर। कितना होता है एटॉमिक मास, 23, तो मास कितना हो गया, 23 ग्राम। अगर हम कंपाउंड लें तो 1 मोल CO2 लिया हमने, CO2 क्या कंपाउंड है, कंपाउंड में के अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मास कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें कैलकुलेट, हमें सिंपल सा पता है, हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ओ का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और इसके एटम कितने हैं, 1, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12। ओ का एटॉमिक मास कितना बेटे, 16। एटम कितने से प्रेजेंट है, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 32। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 44। तो 44 क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो हमने क्या देखा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 44। तो हम क्या कहेंगे, 1 मोल CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। वन मोल रेडिकल में क्या होगा, हमने क्या लिया, 1 मोल CO3 नेगेटिव, इसमें कितने रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। इसका मास कितना होगा, इसके फॉर्मूला मास के बराबर। फॉर्मूला मास क्या चीज है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग
फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करेंगे। टर्म चेंज हुआ है, बात वही है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इसलिए फॉर्मूला मास, यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसलिए मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर एटम लिखा हुआ है इसलिए एटॉमिक मास। तो कैसे निकालें, अभी देखा हमने तरीका सीखा है। CO3 नेगेटिव का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला मास निकालना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, एटम कितना है इसका 1, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया 12। ओ का एटॉमिक मास कितना होगा 16, एटम यहाँ पर कितने परसेंट है 3, तो 16 3 जा 48, ऐड किया कितना आंसर आ गया 60। तो हम क्या देख रहे हैं CO3 नेगेटिव का फॉर्मूला मास कितना आ रहा है 60। तो हम निकाल लिया हमने 60। तो हम क्या कहेंगे 1 मोल CO3 नेगेटिव का मास कितना है इसके फॉर्मूला मास के बराबर। कितना है इसका फॉर्मूला मास 60, तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। हम क्या देख रहे हैं, हमें 3 चीजें मिल रही हैं, एक हमको मोल मिल रहा है, एक हमको नंबर मिल रहा है और एक हमें मास मिल रहा है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इन्हीं तीनों को आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे, और उससे पहले हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूलर मास निकालना और सीखने वाले हैं। अभी हमने CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला है, हम कुछ और मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी नीड होने वाली है। जैसे हमने कंपाउंड लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमें क्या करना है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो H का एटॉमिक मास कितना है 1, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ H का एटॉमिक मास कितना है बेटे 1। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा 32। प्रोसेस सेम है, H का एटॉमिक मास कितना है 1, इसके एटम कितने प्रेजेंट हैं 2, तो 1 2 जा कितना हो गया 2। सल्फर का एटॉमिक मास मैंने कितना राइट किया 32, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय S का नंबर कितना है 1, तो कितना आंसर आ गया 32। O का एटॉमिक मास कितना है 16, तो 16 इंटू एटम कितने इसके यहाँ पर है 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया 64। इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 98। तो 98 निकला है क्या है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकला है। एक और एग्जांपल देखते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने का। जैसे हमने कंपाउंड लिया ऑक्सैलिक एसिड, ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। जरा हम निकालें, कार्बन कितना प्रेजेंट है 2, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 12 इंटू 2 कितना आंसर आ गया 24। ये O कितने हैं 1 2 3 4, O का एटॉमिक मास कितना दिया 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। H यहाँ पर कितना प्रेजेंट है 2, एटॉमिक मास कितना है इसका 1, तो 1 इंटू 2 कितना आंसर आ गया 2। अब देखो ये H2O है, H2O का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया 36। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126। तो क्या है 126 जो आया है ये क्या है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आया है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालने सीखे और हमने इन तीनों चीजों को देखा है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम इन्हीं तीनों को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे मास को एटम में या मॉलिक्यूल में रेडिकल में कन्वर्ट किया जाए, या फिर मोल में कन्वर्ट किया जाए, या मोल को एटम या मास में कैसे कन्वर्ट किया जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ मास, नंबर एंड मोल। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के लिए सीखेंगे। फॉर एलिमेंट, सपोज दैट हमें किसी एलिमेंट का मास दिया हुआ इन ग्राम और हमें इस मास को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अगर हम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो एलिमेंट का मोल निकल करके आ जाएगा। अगर हमें मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करने वाले हैं, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या देखा हमने, अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना हो तो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और अगर मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना हो तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट के केस में जो मोल है ना, इसको ग्राम एटम भी कहा जाता है। एलिमेंट के केस में
मोल को ग्राम एटम भी कहा जाता है। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स को उल्टा करना है, नंबर ऑफ एटम्स को मोल में कन्वर्ट करना हो, तो अब क्या करें, उल्टा कर दो। हम क्या करने वाले हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करने वाले हैं, किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। अब अगर हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हो, फॉर कंपाउंड, हमें कंपाउंड का मास दिया हुआ है इन ग्राम, और हमें इस मास को मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, मास को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल करके आ जाएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। अगर हमें मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो तो अब क्या करें, हम मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है, वापस आना है, तो उल्टा कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, Na से डिवाइड कर दें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल करके आ जाएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना हो तो अब क्या करें, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एलिमेंट के केस में मोल को ग्राम एटम कहते हैं, वैसे ही कंपाउंड के केस में मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कह देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अगर हमें कोई आयन दिया जाए या रेडिकल दिया जाए तो फॉर आयन और रेडिकल सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। हमें मास दिया हुआ है इन ग्राम, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है या फिर ग्राम आयन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, मास को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, अभी मैंने बताया था आयन या रेडिकल के केस में मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल नहीं है, क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला मास होगा। तो डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल करके आ गया, मोल निकल करके आ गया। अब अगर हमें इस मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ आयंस में कन्वर्ट करना है या फिर नंबर ऑफ रेडिकल्स में कन्वर्ट करना, अब क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ आयंस को मोल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दें, किसको, नंबर ऑफ आयंस को किससे डिवाइड कर दें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो मोल निकल करके आ जाएगा। मोल को वापस में मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करने वाले हैं, मोल को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या निकल करके आ जाएगा, मास निकल के आएगा, किसका, आयन का या फिर रेडिकल का। अब हम 2-3 पॉइंट्स और देखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, the volume of 1 mole of any gas at NTP or STP is always 22.4 liter or 22400 milliliter और 22400 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर ये एनटीपी या एसटीपी क्या है, एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एनटीपी? एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होगा? T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 273 केल्विन। तो एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। और प्रेशर हम जनरली कितना लेते हैं? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार हम लोग एनटीपी पर 1 बार प्रेशर भी यूज करते हैं। तो जब हम लोग टेम्परेचर को 273 केल्विन लेंगे और प्रेशर को 1 atm लेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। लेकिन अगर हम इसी केस में प्रेशर को 1 बार कर दें तो अब वॉल्यूम कितना आएगा? 22.7 लीटर। तो लिख देंगे एक पॉइंट, when at NTP T is 273 Kelvin and pressure is 1 bar। बार क्या है? प्रेशर का यूनिट, और ATM क्या है? प्रेशर का यूनिट। अब जब हम 1 बार लेंगे तो अब वॉल्यूम कितना होने वाला है? 22.7 लीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of gas will be 22.7 लीटर। प्रेशर का यहाँ कितना था? प्रेशर यहाँ पर 1 बार था और इस केस में P कितना था? 1 atm था। हम इन सबको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें इनके कन्वर्जन फैक्टर्स भी पता होने चाहिए। प्रेशर कितना लिया हमने? 1 atm। तो 1 atm किस इक्वल टू कितना होता है? 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर। ये सारे क्या हैं? प्रेशर के यूनिट्स हैं। इसी तरह से 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। इसी तरह से 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। प्रेशर का एक यूनिट पास्कल भी है। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक दो और यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग यहां पर। 1 atm इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू, अगर इसको हम किलो पास्कल में लिखें तो 10⁻² किलो पास्कल। ये हमारे क्या है? प्रेशर को आपस में कन्वर्ट करने के कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। अभी हमने क्या देखा? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज 22.4 लीटर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये जो वैल्यू थी 22.4 लीटर, इसको हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज 22.4 लीटर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये हमें एक नया टर्म मिला, कुछ टर्म हम यहां पर सीखते जाएंगे। मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। लिख देता हूं डेफिनेशन। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas at NTP is called molar volume। मोलर वॉल्यूम। और कितनी इसकी वैल्यू है? 22.4 लीटर।
ऐसे यहां पर एक टर्म और है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? अगर हम एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। डिफाइन कैसे करें? एटॉमिक मास expressed in gram is called gram atomic mass। इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलते हैं इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास expressed in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और टर्म हमारे पास है मोलर मास। मोलर मास क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। द मास ऑफ मोलर मास। हम कोई भी सब्सटेंस कितना लें? 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा इसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास। The mass of 1 mole of any substance is called molar mass। is called molar mass। इसी तरह से एक और टर्म हमारे पास है ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में या आयंस के केसेस में या रेडिकल के केसेस में जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है इसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पर क्या है? आयंस प्रेजेंट हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट है? फॉर्मूला प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला मास। और अगर हम फॉर्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास expressed in gram is called ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है। अगर हमसे कोई गैस का जी मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या करेंगे हम लोग? इसका एटॉमिक मास कितना है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया? 23। Cl का एटॉमिक मास कितना? 35.5। एटम कितना? 1 कितना हो गया? 35.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58.5। लेकिन ये एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है। क्या है? इसका फॉर्मूला मास है, क्योंकि NaCl का कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो क्या आया? 58.5। इसका क्या आ गया? फॉर्मूला मास आ गया। लेकिन अगर हम इसको कहें जी 58.5 ग्राम हो गया तो हमने क्या किया? हमने इस फॉर्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो नाउ 58.5 ग्राम इज कॉल्ड द ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। नाउ नेक्स्ट इज लॉसमेड नंबर। व्हाट इज लॉसमेड नंबर? हम किसी भी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब लें। हम किसी भी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब लें STP पर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में, किसी भी गैस के 1 सेंटीमीटर क्यूब में STP पर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? लॉसमेड नंबर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 1 centimeter cube of
any gas at STP is called Lossmed number. Lossmed नंबर, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा था कि 22400 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इतना वॉल्यूम हो किसी भी गैस का तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यही जानते हैं अभी हम लोग, यही भी हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी गैस के 22.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। बिकॉज ऑफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एट STP। और हमें क्या निकालना? हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कंटेन्स इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा? 2.688 इज इक्वल टू 2.688 इंटू 10⁻19। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यही नंबर क्या? लॉसमेड नंबर 2.688 इंटू 10⁻19। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉसमेड नंबर। आज इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है? आज इस क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का सारा थियोरेटिकल पार्ट सीख लिया है। इसी थियोरेटिकल पार्ट को हम लोग पहले एक बार तैयार करेंगे, पहले हम लोग एक बार लर्न करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोर्ड लेवल की भी होंगी और वो नीट और कंपटीशन लेवल्स की भी होंगी। थैंक यू।